प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमारी चर्चा थी कि वज्जिश संघ के जो 7 नियम थे वो कौन कौन से थे। यदि वो उन नियमों का पालन करते रहेंगे तो वो अजेय रहेंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध के द्वारा एक सभा में कहा गया था। और हमने यहाँ गणराज्यों के अंदर जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने उनकी जो प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की रही, इसके संबंध में जानकारी ली और ये जानने का प्रयास किया कि जो राजा था, यहाँ पर जो इस सभा के जो सभी सदस्य थे उन्हें राजा कहकर के संबोधित किया जाता था आपस में एक दूसरे के द्वारा। दूसरा, यहाँ पर उनकी जो संख्या बताई गई है कि 7,707 वज्जी संघ के अंदर राजाओं का उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो मत विभाजन की जो प्रक्रिया थी कि किसी भी विषय के संबंध में जो उनकी कार्यकारिणी या जो सभा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था, उस निर्णय लेने से पहले उस विषय पर चर्चा होती थी। अधिवेशन जो बुलाया जाता था, उस अधिवेशन में बाकायदा ये व्यवस्था थी कि यहाँ मत विभाजन किस प्रकार से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं थी। अब हम बात करें कि वज्जी संघ की जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी और इनके जो पतन के जो कारण थे वो कौन से निहित थे, कि कालांतर में जो गणराज्यों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो पतन की ओर अग्रसर क्यों हुई, इसके क्या कारण निहित थे, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। न्याय व्यवस्था के बारे में जहां तक कहा गया है कि इनकी जो न्याय व्यवस्था थी बड़ी अद्भुत थी। वज्जी संघ में न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रशासन की व्यवस्था बड़ी अद्भुत थी। बुद्ध कोश की अट्टकथा से ज्ञात होता है कि, और डॉक्टर मजूमदार ने भी के अनुसार, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था अपनी अति लोकतांत्रिक भावना के कारण विशिष्ट है। अट्टकथा के विवरण के अनुसार वज्जी संघ में अपराधी की जांच पड़ताल एवं न्याय परीक्षा 7 विशेषज्ञ पदाधिकारियों या न्यायालयों द्वारा की जाती थी, जिनके नाम इस प्रकार से यहां बताए गए हैं। विनिश्चय महामात्र, व्यवहारिक या व्यवहारिक, सूत्रधर, अष्टकुलिक, सेनापति, उपराजा और राजा। सबसे पहले अभियुक्त को विनिश्चय महामात्र के पास लाया जाता था, जो संबंधित मामलों के तथ्य की प्राथमिक जांच पड़ताल करता। निर्दोष होने पर विनिश्चय महामात्र अपराधी को मुक्त कर सकता था, लेकिन दोषी होने की अवस्था में उसे दंडित करने का अधिकार उसके पास नहीं था। प्राथमिक रूप से दोषी लगने वाले अभियुक्त को दूसरी अवस्था में व्यवहारिक के पास भेजा जाता था। वह विधि विशेषज्ञ होता था, अपने मापदंडों से अभियुक्त का परीक्षण करता तथा उसके निरपराध होने पर उसे छोड़ सकता था, लेकिन व्यवहारिक भी दोषी अभियुक्त का दंड निर्धारित नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को तीसरे न्याय अधिकारी सूत्रधर के पास भेजा जाता था, जो व्यवहार शास्त्र यानी सामाजिक धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाज, लोक प्रचलित दृष्टियों आदि से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अभियुक्त की जांच पड़ताल करता था। दोषी होने पर उसे उच्चतर न्यायालय के अधिकारी यानी अष्टकुलिकों के पास भेजा जाता था, जिसे अनुमानतः 8 जातियों के 8 प्रतिनिधि न्यायाधीश होते थे। अष्टकुलिकों के द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने पर अभियुक्त को क्रम से सेनापति, उपराजा एवं राजा के पास भेजा जाता था। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास सुरक्षित था। अपराधी के दंड निर्धारण का अधिकार भी राजा के पास ही था। दंड पूरी तरह अपराध सिद्ध होने के बाद ही दिया जाता था। राजा द्वारा दंड का निर्धारण मनमाने तरीके से नहीं किया जाता था। इसके लिए त्रिवेणी पोतक नामक ग्रंथ की सहायता ली जाती थी, जिसमें अपराधी एवं दंड के पुराने उदाहरणों का संकलन होता था। उपयुक्त न्याय व्यवस्था के अनुसार वज्जी संघ में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार की न्यायिक स्वेच्छाचारिता एवं पक्षपात से पूरी तरह मुक्त था।
उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भावना का पूर्ण आदर किया जाता था। किसी भी अभियुक्त को दंड उसकी स्थिति में उस स्थिति में मिलता जब उपयुक्त 7 अधिकारियों द्वारा उसका हर दृष्टि से परीक्षण कर लिया जाता था। ये जान पड़ता है कि बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्य अच्छी प्रकार से शासित राज्य थे एवं अपने संगठन की शक्ति के कारण बलशाली थे। वज्जी संघ जैसे बड़े गणराज्यों की गणतंत्रात्मक सुदृढ़ता एवं शक्ति संपन्नता मगध नरेश अजात शत्रु के लिए एक पहेली थी। इन गणराज्यों में न केवल बहुमत का सम्मान किया जाता था बल्कि कुशल न्याय व्यवस्था द्वारा जन सामान्य के अधिकारों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाता था। गणराज्य सुख समृद्धि के केंद्र थे। ये राजतंत्र प्रधान युग के सफल गणतांत्रिक प्रयोग थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सफलता दीर्घकालिक नहीं रही और नवोदित शक्तिशाली राजतंत्रों ने उन्हें समाप्त कर दिया। हमने गणराज्य जो थे, उन गणराज्यों के अंदर जो न्याय व्यवस्था थी, उस न्याय व्यवस्था के अंदर ये देखा कि एक जो अपराधी होता था, उस अपराधी की जो न्याय अधिकारियों की जो श्रेणियां बनाई गई थी, उनके विभिन्न लोगों के समक्ष उससे गुजरना पड़ता था और उसके बाद ही उसे दंड देने का प्रावधान था। यानी कि बड़ी बारीकी से उसकी जांच यहां की जाती थी। इस प्रकार की जो न्याय व्यवस्था और एक तरीके से उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि ये जो वज्जी संघ या गणराज्यों के समीप जो शक्तिशाली राज्य थे, उनको एक तरीके से खलती थी और इसको देखते हुए ही इन राज्यों को अपने अंदर मिलाने का निश्चय किया। यही कारण था कि ये दीर्घ समय तक अपनी गणराज्य की व्यवस्था है उसको नहीं रख सके और बाद में कालांतर में ये मगध जैसे शक्तिशाली राज्य के अंदर इनका विलीन होना हो गया। और अब हम बात करें कि गणराज्यों के जो पतन के जो प्रमुख कारण निहित थे वो कौन कौन से थे। बुद्धकालीन गणराज्य समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं युद्ध कला के निपुण होने के बावजूद समकालीन राजतंत्रात्मक शक्तियों के समक्ष बहुत जल्दी नतमस्तक एवं समर्पित हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन कौन से कारण निहित थे, इनकी हम यह चर्चा करेंगे। सबसे पहला है संघ भेद। बुद्धकालीन गणराज्यों के पतन का प्रमुख कारण जो माना गया है, उनकी शक्ति का आंतरिक विभाजन या संघ भेद था। गणतंत्रात्मक शक्तियों की सबलता का प्रमुख आधार उसकी विभिन्न गण शक्तियों की वैचारिक तारतम्यता थी। अजातशत्रु जैसे पराक्रमी नरेश को यह आभास था कि युद्ध क्षेत्र में सैनिक पराक्रम के बल पर लिच्छवियों को परास्त नहीं किया जा सकता। अतः उसने अपने मंत्री वश्यकार को लिच्छवी संघ में आंतरिक भेद जानने के लिए भेजा और अजातशत्रु ने एक छद्म नाटक द्वारा वश्यकार से झगड़ा करके उसे मगध से निष्कासित कर दिया। वश्यकार को बड़ी सहजता से वैशाली में शरण मिल गई और लिच्छवी गणराज्य में उसे उच्च पद पर आसीन कर दिया गया। सुमंगल विलासिनी जो बौद्ध साहित्य उससे ज्ञात होता है कि लिच्छवी गणराज्य में उसे एक उच्च पद पर आसीन होने के बाद उसने 3 वर्ष के भीतर अपनी कूटनीति व बुद्धि चातुर्य से लिच्छवियों में विलासिता और पारस्परिक कलह के बीज बो दिए। इसके बाद अजातशत्रु ने संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर वज्जी संघ पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर वज्जी संघ को अपने राज्य के अंदर मिला लिया या उसे उस मगध का अंग बना लिया। ये इसका जो संघ भेद की जो यहाँ प्रक्रिया है, वो इसका एक पतन का कारण मरी। लोक परंपरा में राजतंत्र की दृढ़ता। भारतीय लोक परंपरा में परीक्षित, जन्मेजय, सगर, भरत
एवं राम जैसे प्राचीन राजाओं के प्रति श्रद्धा एवं देवत्व का भाव रहा। अतः जनमानस में राजतंत्र के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण एवं पारस्परिक लगाव बना रहा। गणतांत्रिक भावनाओं को न वो पूरी तरह समझ पाए न उनमें आत्मसात कर पाए। ये गणराज्यों की एक खासियत थी। राजतंत्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ये इसका तीसरा प्रमुख कारण बताया गया है। बुद्धकालीन गणतंत्रों में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जितनी प्रबल थी उतनी ही गणतांत्रिक राज्यों में नहीं। बुद्ध के काल में 4 प्रमुख महाजनपद कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये विस्तारवादी प्रवृत्तियों का इनका बोलबाला था, जिसके कारण इन चारों के मध्य शक्ति संघर्ष हुआ। लिच्छवी, शाक्य एवं मल्ल के गणराज्यों में विस्तारवादी चेतना का भाव अपेक्षाकृत कम था। इन गणराज्यों का ध्यान मूलतः अपने प्रशासन की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा के समुचित उपायों पर ही था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर नहीं। राजतंत्रीय महाजनपदों के साम्राज्यवादी संघर्ष ने इन गणराज्यों का अंत कर दिया। कौशल ने शाक्यों के गणराज्य को अपने अधीनस्थ कर लिया तथा मगध ने लिच्छवियों को परास्त करके उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। गणराज्यों की विधान मूलक जो शिथिलताएं थी वो भी इसके पतन का एक कारण बनी। गणतंत्रों का विधान एवं उनकी शासन पद्धति यद्यपि अधिक जनतंत्रात्मक थी, लेकिन राजतंत्रों के सुदृढ़ केंद्रीय रूप के समक्ष कुछ दृष्टियों से शिथिल पड़ गई। प्रथम, संस्थागार में लंबे वाद विवाद के कारण तुरंत कार्रवाई कर पाना मुश्किल था। द्वितीय, गणराज्यों के निर्णय में गोपनीयता का अभाव था, जिसके कारण शत्रु पक्ष पहले से ही सचेत हो जाता था। तृतीय कारण जो बताया गया है कि गणराज्यों की प्रशासनिक अधिकारी अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण अत्यधिक कार्यकुशल नहीं होते थे एवं उनके भ्रष्ट होने की संभावना भी थी। शाक्य गणराज्यों के आरक्षक पुरुष की उद्दंडता, भ्रष्टता एवं हिंसात्मक आचरण के अनेक उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य के अंदर मिलते हैं, जो इस बात को इंगित करते हैं कि गणराज्यों के जो विधि विधान की जो शिथिलताएं थी, उन विधि विधान की शिथिलताओं के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। और इस पतन के बाद में हम यह देखते हैं कि जो प्रमुख उस समय के जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों को जो उस समय के जो शक्तिशाली महाजनपद थे, उन्होंने किस तरीके से अपने कुचक्र के द्वारा उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य का अभिन्न अंग बना लिया। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।